आइए सबसे पहले हम सभी कहानियों को क्रमानुसार देखें इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है, एक चांद वाली दुनिया में लहना ने आकाश से कहा, अपने भाग्य में ईद के रोज़ राह में सिक्का बदलना लिखा है। और चीफ कहता है कि तीसरे परिंदे को राजा के घटवार की बेगम के पिता माता दीन के पास अमृतसर भेज दें। यहाँ पर देखिए, एक चांद, यानी कि एक से आपको याद रख लेना है एक टोकरी भर मिट्टी, चांद से चंद्रदेव से मेरी बातें, और वाली से हो जाएगा दुलाई वाली, दुनिया से अभिप्राय है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मैं से कानों में कंगना, लहना यानी कि उसने कहा था, आकाश से आकाशदीप, और उसके बाद है अपने भाग्य यानी कि अपना अपना भाग्य, ईद से ईदगाह, और रोज से रोज यानी कि गैंग्रीन, राह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका राही, और सिक्का बदलने से है सिक्का बदल गया। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, चीफ कहता है, यहाँ से आप सब लोग समझ गए होंगे चीफ की दावत, तीसरा से तीसरी कसम, परिंदे से परिंदे, राजा से हो जाएगा राजा निर्बंसिया, घटवार से कोसी का घटवार, और बेगम से हो जाएगा लाल पान की बेगम। इसके बाद यहाँ पर है देखिए पिता, पिता के बाद है माता दीन यानी कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और लास्ट कहानी है हमारी अमृतसर आ गया है। यही इन सभी कहानियों का क्रम है। एक बार आप इनको फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे ये शुरुआत से लेकर के अंत तक आप इनको याद रख सकते हैं। आइए अब पढ़ लेते हैं हम कहानी। नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसके रचयिता हैं फणीश्वरनाथ रेणु, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल एक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक मानी जाती है। इससे पहले हमने जो दूसरी कहानी अपनी की थी वो थी उसने कहा था। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार काइंडली उसको भी देख लें। जिस तरीके से उसने कहा था कहानी प्रेम के निश्चल जो भाव है उस पर आधारित कहानी थी, ठीक वैसी ही तीसरी कसम कहानी भी वैसी ही कहानी है जो प्रेम के उदात्त स्वरूप को चित्रित करती है और निश्चल और निष्कपट भाव को जो है इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी को लेकर के आज आपके बीच में आया हूँ। तो इसमें जो भी मुख्य तथ्य हैं उनको हम देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें उन सब बातों को देखेंगे। समीक्षकों ने इसके बारे में क्या कहा है वो चीज़ें भी थोड़ी बहुत जो है वो ध्यान देने वाली हैं। तो आपने इन सभी बातों पर फोकस करना है, जो कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी रहती हैं जब आप कहानी से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं या कहानी के बारे में जो है आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से इसमें एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो राइटर हैं देखिए वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो पहले पहल मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप एक बार जो है राइटर्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ लें। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है, 4 मार्च 1921 में ये इनका जन्म वर्ष रहेगा, ठीक है, और 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है राइटर्स को भी पूछ लेते हैं कि इनको जो आपको क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें कि फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो इनका लेखन किस प्रकार का रहा, तो आप देखेंगे कि एक कथाकार के रूप में ही ये ज़्यादातर जाने जाते हैं। कथाकार से आपका क्या अभिप्राय है? जिन्होंने कहानी भी लिखे, जिन्होंने उपन्यास भी लिखे और रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके कहानी और उपन्यास, जिसको आपने बिल्कुल याद रख लेना है। कहानियों में उपन्यासों में आप देखें, जैसे इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा मैला आंचल, वहीं से ही आपको ये याद रख लेना है कि ये किस प्रकार के लेखक हैं। ये है आंचलिक परिवेश के जो लेखक रहे हैं, या आंचलिक कथाकार के रूप में इन्हें हिंदी साहित्य जगत में क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली है। और 1954 में इन्होंने हिंदी का पहला जो आंचलिक उपन्यास लिखा था, जो मैला आंचल के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल भी है, जिसके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप याद रखें। इसके अलावा उसने परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे और कलंक मुक्ति जैसे अन्य उपन्यासों की रचना भी की है, वो भी आप एक बार ज़रूर याद रखें। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो आपके उपन्यासकार होने के साथ साथ इन्होंने कहानी भी लिखी, रिपोर्टाज भी लिखे, वो भी महत्वपूर्ण है। और इनकी अधूरी एक रचना छूट गई थी, ये थी राम रतन राय, उसको भी आपने याद रख लेना, अधूरा इनका उपन्यास रहा है, ठीक है।
साथ ही साथ कहानी संग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो हमारी कहानी यहाँ पर लिखी गई है तीसरी कसम, ये किस कहानी संग्रह में है और इन्होंने टोटल कितने कहानी संग्रह लिखे, वो सारी चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है। तो जैसे इन्होंने इनका जो ये वाला कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, ये इनके कहानी संग्रह है, ठुमरी में जो है वो प्रकाशित है, जो कि 1958 में इनका कहानी संग्रह आया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अग्निखोर हो गया, एक आदिम रात्रि की महक हो गया, अच्छे आदमी और श्रावणी दोपहर की धूप, ये कुछ एक इनके कहानी संग्रह रहे हैं, इनको भी आप याद रखें जो कि महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा इनके रिपोर्टाजों की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो रिपोर्टाज भी इन्होंने 3-4 लिखे हैं, उनको भी याद रख लेना, जिनमें से वन तुलसी की गंध महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ऋण जल धन जल महत्वपूर्ण है इनकी जो रिपोर्टाज हैं। इसके अलावा 2 रिपोर्टाज इन्होंने और भी लिखे हैं, वो भी आप थोड़ा सा जान लें। तो फणीश्वरनाथ रेणु से आपको ये चीज़ें तो मालूम हो गई कि एक कथाकार के रूप में रहे, रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रसिद्धि कथाकार के रूप में ही इनको देखने को मिलती है। प्रसिद्ध कहानियाँ इनकी जो रही हैं वो है मारे गए गुलफाम, जिसको हम तीसरी कसम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा ठेस और पंचलाइट भी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं, उनको भी याद रखना है आपको, और एकला चलो रे भी इन्होंने कहानी जो है वो लिखी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो इनकी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती हैं, उनको भी आप याद रखें। लेकिन हमारे काम की जो कहानी है वो है आपका यहाँ पर तीसरी कसम, लेकिन इन और बातों को भी आप ज़रूर जो है वो याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस आपके क्लास के लिए, है ना, उस पर ही आपको ज़्यादातर फोकस जो है वो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी कसम कहानी में जो मुख्य तथ्य आए हैं उनको आपने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, यहाँ पर पहले पहल आपको यही चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले भी कहा था, कि जिस भी कहानी के बारे में आप पढ़ रहे हो उस कहानी के बारे में जो मुख्य बातें हैं उनको एक बार ज़रूर याद रखना होता है। अब मुख्य बातें कौन कौन सी हैं देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य तथ्य, ये कहानी जो है हीराबाई और हीरामन के हर्ष उल्लास और संघर्ष पर आधारित भावनात्मक संवेदना की 1956 में रचित आंचलिक कहानी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो कथाकार हैं आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और ये कहानी भी इनकी कैसी है, प्रेम के हर्ष और उल्लास के साथ साथ भावनात्मक संवेदना की कहानी जो है इसको बोला गया है। ठीक है, कैसे ये भावनात्मक संवेदना की कहानी है ये आप जो है आगे देखते जाएंगे। यह कहानी रेणु जी के ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह इनका 1958 में आया, जबकि इसका प्रकाशन पहले ही हो चुका था, ये हुआ था 1956 में। इस बात को याद रख लेना है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये कहानी, ये रही आपकी पत्रिका अपरंपरा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पटना से निकलने वाली ये पत्रिका रही, ठीक है, जहां पर इसका प्रकाशन जो है वो हुआ है। ये बात भी महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। इस कहानी पर राज कपूर और वाहिदा रहमान को लेकर तीसरी कसम नाम से शैलेंद्र ने एक फिल्म भी वर्ष 1966 में बनवाई थी, यानी कि 10 वर्ष बाद इसी कहानी पर एक फिल्म भी बनी। किसने बनाई? शैलेंद्र ने बनाई थी, और इसके निर्माता कौन थे? शैलेंद्र ही हुए। ठीक है, और निर्देशक कौन रहे? वासु भट्टाचार्य रहे, और इसमें जो संवाद लिखे थे वो स्वयं फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखे थे, यानी कि जो डायलॉग थे वो, उन डायलॉग्स को लिखने का काम किसने किया? स्वयं फणीश्वरनाथ रेणु ने ही किया है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो कहानी रही है, जब इस पर फिल्म बनी 1966 में, तो 1967 में जो 1967 का जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसी फिल्म को बाद में दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पहले इस कहानी के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी थी। ठीक है, याद रखें इनको कि किसकी कहानी है, कब की कहानी है, किस कहानी संग्रह में संकलित है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, कब इस पर मूवी बनी, किसने इस पर मूवी बनाई, कौन उसके निर्माता थे, कौन उसके निर्देशक थे, और कौन उसके संवादकर्ता या संवाद लेखक जो है वो कौन रहे। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर याद रहें। तो ये सामान्य सी बातें होगी, ग्रामीण अंचल और परिवेश की कहानी है ये, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहली पंक्ति में ही, आंचलिक परिवेश की। और हीराबाई और हीरामन ये दो इसके नायक नायिकाएं हैं, इन पर आधारित है, जिनमें हर्षोल्लास, संघर्ष और भावनात्मक संवेदना जो है वो दिखाई पड़ती है। इसको याद रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी पात्र योजना की तरफ देखते हैं। तो कहानी बिना पात्रों के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार जो है याद रख लें। लेकिन इसको पढ़ने से पहले या पात्रों को जानने से पहले यहाँ पर जो ये कथन लिखा हुआ है ना, इस पर थोड़ा सा गौर करना आप।
देखिए, वैसे तो ये कहानी को लेकर के या कहानीकार को लेकर के जो प्रमुख लेखकों या विद्वानों के कथन है वहाँ पर आएगा, लेकिन ये विद्वान या लेखक ने स्वयं ही के लिए पंक्ति कही है अपने लेखन के लिए, तो इसको पहले पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा कि अपनी कहानियों में मैं अपने को ही ढूंढता फिरता हूँ। तो ये अपने को ही ढूंढते फिरते का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है अपने को का मतलब है आदमी को। अब इस आदमी से क्या अभिप्राय है, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझें। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन जो है वो किस लेखक ने जो है वो किसके संदर्भ में कहा है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर याद रखें कि किसने ये पंक्ति कही थी। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु ने कही है अपनी कहानियों के लिए। तो इससे इनका क्या मतलब है, देखिए कि अपने को ही ढूंढता फिरता हूँ, यानी कि जो ऐसे लोगों को ये इस कहानी में चित्रित करता है जो व्यवस्था द्वारा सताए गए हैं, जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, या फिर यूं कहें कि जिनमें बेहद मानवीय मूल्य हैं या संवेदनाएं हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रेम और राग में जो पले हुए लोग हैं, और जिनके जीवन जीवन से उन्होंने खुद को जो है एकाकार या खुद को इन्होंने उस जगह पर पाया है। ठीक है, और ठीक वैसी ही कहानियाँ इन्होंने लिखी है। इसलिए इन्होंने बोला कि मैं अपनी कहानियों में अपने को ही ढूंढता फिरता हूँ, यानी कि जिस तरीके से जो आम जनमानस है उसको इन्होंने अपनी कहानी में चित्रित करने का प्रयास किया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप याद ज़रूर रखें इस कहानी को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम इसके पात्र योजना की बात करते हैं। तो ज़्यादातर पात्र इसमें नहीं हैं, हालांकि एक लंबी कहानी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसने कहा था कहानी भी हमने प्रेम पर आधारित कहानी ही देखी, लेकिन यहाँ पर तीसरी कसम कहानी भी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्रेम परक वो थी, वैसे ही निश्चल प्रेम और निष्कपट प्रेम पर आधारित कहानी ये भी रही है। दोनों की पृष्ठ या मूल संवेदना जो है लगभग लगभग सेम आपको देखने को मिलेगी। वहां पर भी शीर्षक में कौतूहल था, यहां पर भी शीर्षक में क्या है, एक कौतूहल है कि तीसरी कसम किसने खाई, क्यों खाई, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है। ठीक है, वो सारी बातें, वो सारे जो प्रश्न हैं हमारे मन में उठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था शीर्षक को सुनने के बाद उठते थे। ठीक है, तो यहां पर इसके पात्रों में देखिए हीरामन कहानी का जो नायक है, ठीक है, इसको आपने देखना है, जो कि सीधा साधा है, देहाती युवा है और बैलगाड़ी चलाने का काम करता है और पिछले 20 वर्षों से जो है ये काम कर रहा है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आपको हो सकता है पूछा जाए, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पर हीराबाई, जो मथुरा मोहन कंपनी की नौटंकी में लैला की भूमिका में कार्य करने वाली एक सुंदर स्त्री है, जिसे सभी बाई के नाम से पुकारते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, एक नर्तकी के रूप में इसको दिखाया गया है, अभिनय करने वाली यानी कि नौटंकी। ठीक है, अन्य पात्र इसमें लालमोहर आते हैं, धुनीराम, पलटदास, लहसुनवा इत्यादि हैं, जो जिनके माध्यम से इस कहानी की जो कथा वस्तु है उसको आगे बढ़ाया गया है। हालांकि इन पात्रों का उतना ज़्यादा रोल आप देखेंगे कि नहीं है जितना यहाँ पर ये कहानी घूमेगी हीरामन और हीराबाई के इर्द गिर्द ही, लेकिन फिर भी जरूरी पात्र जो हैं रहे हैं, इनको याद रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखना इसमें कि जो आपके गौण पात्र हैं उनको लेकर के भी कई बार जो है वो प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको भी आप एक बार ज़रूर याद रखें। तो ये तो होगी पात्र योजना की बात। पात्र अभी आप तभी आपको याद रहेंगे जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक बार आप जो है इस कहानी को ज़रूर पढ़ लें। स्वयं भी एक लंबी कहानी है, तो यहाँ पर क्लास में इसका वाचन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हालांकि पिछली कहानी जो रही उसने कहा था, उसके बारे में हमने पूरी उसका मूल पाठ का अध्ययन भी किया था, लेकिन इसमें हम कहानी की समीक्षा करेंगे और आई होप कि आप सब लोगों को ये आसानी से समझ भी आ जाएगी और एक बार आप ज़रूर जो है खुद भी इस कहानी को पढ़ लें। तो चलिए अब हम इसकी समीक्षा की तरफ बढ़ते हैं और जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, देखिए, हीरामन और हीराबाई पर आधारित इस कहानी में हीरामन एक गाड़ीवान सीधा साधा युवक और हीराबाई नौटंकी में अभिनय करने वाली एक रूपवती स्त्री है। हीरामन 20 साल से गाड़ी हाँकता आ रहा है। वैसे तो उसने कई बार गाड़ी से कुशलतापूर्वक अनेक प्रकार का सामान सीमा पार से इस पार तक लाया व भेजा, परंतु 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई। देखिए, अपनी आजीविका को कमाने के लिए कई बार जो है ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो इस तरीके के जो कार्य हैं उनको करने के लिए विवश हो जाते हैं, जहां पर मतलब जो ऐसे काम हैं जहां जो नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो नहीं करने चाहिए, लेकिन अपनी आजीविका को कमाने के लिए करने पड़ते हैं इनको। ठीक है, तो 20 साल से गाड़ी हाँक रहा है और पांचवी बार जो है लगभग 4-5 बार जो है ये क्या हो गया, इससे पहले भी जो है दूसरी सीमा से सामान ढोया है इसने, लेकिन इस बार जो है ये पकड़ा गया। ठीक है, 5वीं बार इसकी गाड़ी यहाँ पर पकड़ी गई। वह नेपाल से आते समय चोर बाजारी का सामान ढोता है,
परंतु पकड़ा जाता है। वहां से भागने पर उसने पहली कसम खाई कि अब कभी भी चोरी की चीजों की लदनी नहीं करेगा। तो यानी कि पहली बात यहां पर समझ में आ गई आप लोगों को कि शुरुआत में ही आपको पहली कसम के बारे में बता दिया कि चोर बाजारी के माल की ढुलाई न करने की उसकी क्या रही, पहली कसम रही। क्योंकि 4 बार पहले भी वो चोरी का सामान जो है वो ला चुका था, लेकिन 5वीं बार जब गया तो उससे क्या हो गया कि उसको पकड़ा गया। ठीक है, तो तब वो जो है बड़ी मुश्किल से वहां से जान छुड़ाता है और ये क्या कर देता है कि एक कसम खा लेता है कि इसके बाद वो चोरी का सामान कभी भी जो है वो नहीं ढोएगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों से जो है ये गाड़ी हाँक रहा है, पिछले 20 साल से। महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। और कितनी बारी में पकड़ी गई उसकी गाड़ी, तो यहां पर याद रखेंगे 5वीं बारी पकड़ी गई थी गाड़ी उसकी। तो अब तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 बार किसी को पकड़े तो मुश्किल ही होगा ना उसका बचना, फिर इसलिए उसको कसम खानी पड़ी। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगली जो बात हुई उसके बाद, एक बार जब हीरामन अपनी गाड़ी में बांस लाद के ले जा रहा था तो उससे भी उसकी काफी पिटाई हो गई थी। तब से हीरामन का मानना था कि बांस चंदन के लिए कोई 50 रुपए भी दे तो भी हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। यही उसकी दूसरी कसम थी और इसको उठाने के बाद वह सबसे पहले यही पूछ लेता था कि इसमें चोरी चगारी वाली कोई चीज़ या बांस वगैरह तो नहीं है। बांस वो क्यों नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उससे भी क्या है मतलब उसको कैरी करना एक तो मुश्किल होता था और जिससे किसी के नुकसान होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए जो है ये चीज़ भी उसने खत्म कर दी कि भैया बांस की वजह से भी उसकी एक बार पिटाई हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये भी लादने से इनकार कर देता था और इसकी दूसरी कसम उसने खा ली थी। बांस की लदनी के साथ साथ हीरामन ने खरैया शहर की लदनी को भी छोड़ दिया था, ये भी आप ध्यान में इसमें रखें। इसके बाद कई वर्ष तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर बैलों को जो है आधीदारी पर जोता, यानी कि अपने बैल जो है किसी दूसरे को दे दिए और उससे क्या होता था कि आधा पैसा जो है वो बैलगाड़ी वाले को जाएगा और बैलों वालों को जाएगा और आधा पैसा जो है जिसकी गाड़ी है उसको जाता रहेगा। तो मतलब आधे खर्चे से ही इसने चलाया खुद को, आर्थिक इसकी डगमगा गई एक तरीके से। लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दूसरी गाड़ी बनवाई इसने और 100 रुपए भाड़े में सर्कस कंपनी में बाग गाड़ी की गाड़ीवानी भी की। देखिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य भी इसने किया, जहां पर दूसरे लोग जो हैं वो इस तरीके का कार्य करने से कतराते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने वो काम जो है वो चुना, बाग गाड़ी यानी कि बागों की गाड़ी को इसने चलाने का जिम्मा लिया। ठीक है, तो ये बहुत रिस्की कार्य था क्योंकि बाग देख के क्या है कई बार जो है घोड़े बिदक भी सकते थे ना, घोड़े या फिर जो बैल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, इसके बाद आगे क्या आता है देखिए, एक बार हीरामन की गाड़ी में हीराबाई जो कि मथुरा मोहन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अब धीरे धीरे आप जो है अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हीरामन की गाड़ी में हीराबाई जो कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़कर रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की रोता संगीत नाटक कंपनी जाने के लिए गाड़ी में सवार हुई। कई जगह ये रीता संगीत नौटंकी कंपनी है, कई जगह रौता लिखा है, तो रौता ही आप इसको कीजिएगा क्योंकि कहानी के मूल पाठ में रौता ही इसको बताया गया है। तो यहाँ पर हीरामन की गाड़ी में हीराबाई जो कि कहाँ से आई है, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी को छोड़ा है उसने, यहाँ पर वो काम करती थी पहले, इसको छोड़कर कहाँ आई, रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की रौता संगीत नाटक जो कंपनी रही नौटंकी कंपनी, उसमें जाने के लिए उसकी गाड़ी में ये सवार हुई। यहाँ पर आप कहानी में देखेंगे कि हीराबाई की गाड़ी में बैठने के कारण उसकी पीठ में लगातार गुदगुदी और गाड़ी में रह रहकर चंपा के फूल महकने का एहसास होता है। ये कहानी में बीच में कथन आया है। तो यहाँ पर पीठ में गुदगुदी होने का मतलब है कि अब एक ऐसा गांव का देहाती पुरुष जिसने कभी अपनी बहन के सिवाय, अपनी भाभी के सिवाय किसी दूसरी औरत को नहीं देखा हो, अगर उसकी गाड़ी में अगर कोई औरत बैठे तो उसको एक मतलब उसको बेचैन करने वाली जो एक खुशी है वो उसको कहीं ना कहीं मिल रही थी। इसका एहसास यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि पहाड़ी परिवेश या ग्रामीण परिवेश के जो पुरुष हैं उनका स्त्री के प्रति जो है आदर का भाव भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो एक मतलब प्रेम की निश्चलता की जो बात है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया रहेगा। ठीक है, तो ये है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है, वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों के वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते
चलते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है देखना यहाँ पर कि एक दूसरे के प्रति वो मतलब गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है उनका आकर्षण जो है एक दूसरे के लिए हो जाता है। यही चीज़ आपने उसने कहा था कहानी में, देखी लास्ट जो कहानी हमने पढ़ी कि शुरुआत में ही जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तेरी कुड़माई हो गई वगैरह वाला जो चला सीन, अब वैसे ही आपको यहाँ पर याद आ रहा है कि दोनों जो है वो भी अनजानी है, लेकिन एहसास उनको जो है हो गया है एक दूसरे की दूसरे से मतलब एक प्रेम का, जो कि खासकर आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हीरामन की तरफ से जो है उसके लिए प्रेम भाव जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन उसको स्वीकार करने की हिम्मत जो है वो दोनों में से किसी के पास नहीं है, लेकिन हाव भाव जो है वो सारी चीज़ें समझा रहे होंगे। ठीक है, हीराबाई उसे मीता कहकर पुकारती है। तो पहले तो वो उसको भैया बोल देती है, लेकिन जब बाद में एक दूसरे का उनका परिचय हो जाता है, ठीक है, तो दोनों जो है हीरामन और हीराबाई अपने नाम पूछकर ही जो एक दूसरे से वो करते हैं। तो एक इस पर उनकी बात भी होती है कि क्या पुरुषों के नाम भी हीरा होते हैं, ठीक है, या स्त्री के नाम भी हीरा होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम दोनों के नाम में हीरा है, तो इसलिए वो मित्र हैं। भाई मीता से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, मीता कहकर जो है वो उसे पुकारती है। ठीक है, और ये जो है कहीं ना कहीं हीरामन के जो उस विश्वास को और भी गाढ़ा कर देते हैं कि भाई तो नहीं बोला, चलो अब कहीं ना कहीं बात जो है वो बन जाएगी। हीरामन सजनवा बैरी होएगा हमार गीत गाता है और हीराबाई से तारीफ सुनकर उसका मुंह जो है वो लाल हो जाता है। तो ये गाता रहता है हीरामन, देखना कि सजनवा बैरी हो गया हमार। ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है, इसको आप याद ज़रूर रखें। ठीक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा गीत जो है इस कहानी में आया है, कौन सा नहीं आया है, तो उनको भी आप देखें एक बार कि कौन कौन से गीत हैं इसमें। हालांकि आगे मैंने वो सारे गीत रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुंह लाल होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से कभी स्त्री से इस प्रकार की प्रशंसा नहीं सुनी थी। प्रशंसा सुनना तो दूर, कभी स्त्री से कहीं मिला भी नहीं था, जो कि मैंने पहले ही कह दिया कि मतलब उसके पीठ में गुदगुदी हो रही है और साथ साथ में चंपा के फूल महकने लगे हैं। यानी कि यहाँ पर जो ग्रामीण संस्कृति के पुरुषों की या पात्रों की जो मनस्थिति है उसको दिखाने का जो है चित्र किया गया है इस कहानी में। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा क्या है, असहज फील करता है जब वो कहता है, लेकिन फिर भी उसका आकर्षण है उसके प्रति, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो सहन कर रहा है। आगे लिखते हैं, देखिए, हीरामन हीराबाई की सुरक्षा का ध्यान रखता है। अब देखिए, जो वैसे तो ड्राइवर क्या होता है कि सभी सवारियों का सुरक्षा का जिम्मा तो उसी के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश में देखते हैं आप कि वहाँ पर स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति जो है वो थोड़े से ज़्यादा सजग हो जाते हैं। ये उस वक्त की बात है, आज से काफ़ी सालों पहले की ये बात है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी कहीं ना कहीं स्त्री को जो है थोड़ा सा सहज फील करवाने की कोशिश जो है वो हम देखते हैं की जाती है, खासकर आपके शहरी या नगरों की अपेक्षा। तो वो हीराबाई की सुरक्षा का ध्यान रखता है और गाड़ी के पर्दे के छेद से उसे देखता भी है और पूछकर बीड़ी पीता है। तो पूछकर बीड़ी पीने का मतलब है कि कहीं उसको कोई चीज़ गलत ना लगे। ठीक है, कजरी नदी के किनारे तिगछिया के पास विश्राम के लिए गाड़ी रोकता है। ये कुछ एक स्थान जो आ रहे हैं ना, इन पर थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हो सकता है ऐसे प्रश्न आपको पूछें कि किस स्थान का जिक्र आया, क्योंकि यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट में कि किन किन स्थलों का जिक्र जो है इस कहानी में हुआ है। तो ये बातें आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से तब समझ आएंगी जब आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे मूल पाठ से पढ़ेंगे। साथ साथ में यहाँ पर आपको जो है पूरी स्टोरी में भले ही बता रहा हूँ। हीरामन हीराबाई को कभी चुड़ैल तो कभी भगवती मैया के रूप में देखता है। क्यों वो ऐसा सोचता है? देखिए, गांव में हमेशा, अभी कभी स्त्री को देखा नहीं, हमेशा गांव में उस समय जो स्त्रियां पर्दे में रहती थी, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो कभी तो उसको लगता है कि ये कहीं चुड़ैल तो नहीं है, मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहा कि इतनी सुंदर स्त्री वो भी मेरी गाड़ी में क्यों बैठेगी भाई, है ना। तो जब वो देखता है उसके पाँव की ओर देखता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, हमारी तरह ही है, मतलब इंसानी है, चुड़ैल नहीं है। क्योंकि मान्यता ये है कि माना जाता है कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पाँव जो हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो देखता है उसको सब कुछ ठीक लगता है, तो इसलिए उसको वो चुड़ैल नहीं लगती। ठीक है, फिर वो भगवती मैया के रूप में उसको देखता है, सोचता है कि कहीं कोई आदर्श स्त्री तो नहीं है, कोई देवी तो नहीं है ना। तो ये उसकी कल्पनाएं हैं जो उसको लग रहा है। ठीक है, हीराबाई के अनुरोध पर महुआ गठवारिन का गीत भी वो उसे सुनाता है। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। महुआ गठवारिन, जिसकी स्टोरी भी वो वहाँ पर कहानी में देखेंगे आपकी, वो उसको बताएगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जाए कि किसके अनुरोध पर जो है महुआ गठवारिन का गीत सुनाता है हीरामन, तो याद रखिएगा हीराबाई के अनुरोध पर। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीराबाई के अनुरोध पर जो हीरामन है वो कौन सा गीत सुनाता है, तो महुआ गठवारिन का गीत, और इसकी स्टोरी भी वो गीत के माध्यम से ही सुनाता है। ठीक है, नननपुर के हाट पर वह हीराबाई को चाय भी पिलाता है।
ये बात भी ध्यान रख लेना, क्योंकि उसे लगता है कि जो नौटंकी कंपनी में काम करने वाली जो स्त्री होती हैं वो उनको चाय ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए उसे चाय भी पिला देता है। और यहाँ से फिर से हमें पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान रख रहा है ना, और उसके प्रति उसका आकर्षण भी है। और हो सकता है कि इस वजह से भी कर रहा हो, क्योंकि जब किसी का प्रति हमारा प्रेम या आकर्षण होता है तो हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर दिखाई गई है, और मन ही मन वो उसको चाहने लगा है, ये भी आप सोच सकते हैं। फारबिसगंज में वह अपने मित्रों से मिलता है, जहाँ पर पलट दास हो गए और जो बाकी अन्य उसके मित्र हैं, ठीक है, उनका जिक्र हमने पहले कर लिया है, उनसे वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि पलट दास से हीराबाई को सिया कुमारी की संज्ञा भी यहाँ पर मिलती है। तो जो पलट दास है, देखिए वो उसको क्या है, सिया कुमारी समझता है। यहाँ पर पहले क्या था, हीरामन तो कभी चुड़ैल समझ रहा है, कभी भगवती मैया समझ रहा है, लेकिन पलट दास जो उसका दोस्त है वो उसको क्या कह रहा है, सिया कुमारी की संज्ञा दे देता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हीराबाई को जो है सिया कुमारी की संज्ञा किसके द्वारा मिलती है, या कौन उसको सिया कुमारी मानता है। तो याद रखें, पलट दास, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर इसके बाद आगे क्या आता है, हीराबाई जो है 50 रुपया भाड़ा देकर हीरामन को रौता कंपनी में भेंट करने के लिए कहती है। तो कहां पर बोलती है उसको आने के लिए, फिर रौता कंपनी में, जहां पर उसका नौटंकी का जो शो था। यानी कि हीरामन जो है कठिनाई से रुपए लेता है। कठिनाई से रुपए लेने का मतलब ये है कि मतलब उसके लिए इतना आकर्षण हो गया कि उससे पैसे लेना भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। वो दिल से उसकी मतलब एक तरीके से खातिरदारी करना चाहता था, उसके लिए समर्पित हो जाना चाहता था, ताकि वो उसके प्रेम को भी पा सके, ठीक है। तो ये एक आत्मीयता, एक सहजता जो है ग्रामीण परिवेश के लोगों की ही है। आप देखते हैं, अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से सलीके से किसी के साथ बात कर लेता है तो हम उसकी सहायता करना चाहते हैं, उससे पैसे लेना तो दूर की बात रहती है, ठीक है। तो यही स्थिति यहाँ पर इसकी भी दिखाई गई है। हीरामन दिन भर भाड़ा ढोता और रात को मित्रों संग नौटंकी देखता, और हीरामन हीराबाई के लिए किसी से भी अपशब्द नहीं सुनता। तो यहाँ पर पता साफ चल रहा है कि वो क्या है, वो बिल्कुल भी जो है उसके खिलाफ कुछ भी अपशब्द या बुरी चीजें नहीं सुन सकता था, ठीक है। वो उसे अस्वीकार्य थे बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये सब सिलसिला लगभग 10 दिन जो है वो चलता रहा, जितने भी दिन वो यहाँ पर कंपनी में जो है काम करने के लिए रही, ठीक है। तो उसी के ही ख्यालों में खोया रहता है ना, हर भरी। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि भाई दिन भर उसको ढोता, फिर जहाँ उसने जाना है वहाँ पर ले जाता, और उसके ख्यालों में जो खुद खोया रहता। अगर कोई किसी उसके बारे में कोई बुरी चीज़ कहता, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई महिला इस तरीके का काम कर रही है तो उसके लिए उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब बातों को वो क्या समझता था कि कोई भी अगर उसके बारे में बुरा कहे तो वो क्या है, वो उसे स्वीकार नहीं था। और ऐसा सिलसिला कब तक चलता रहा, 10 दिन चलता रहा। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, लाल मोहर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है देखना, कि लाल मोहर हीराबाई के जाने और स्टेशन पर हीरामन के प्रतीक्षा करने की सूचना देता है। जब उसको ये पता चलता है कि हीराबाई जो है वो जाने वाली है, तो कौन उसको सूचना देता है, ये लाल मोहर देता है। इसको आप ध्यान में रखें, और उसको स्टेशन पर हीरामन को बोलते हैं कि प्रतीक्षा करने की सूचना दी गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी में वापस जा रही है और बनौली मेले में हीरामन से आने का आग्रह करती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ये सारी बातें देखिए, पूरे इतने दिन जो है वो मतलब उसके ख्यालों में रहा, जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगती थी वो उसने करने का प्रयास किया इसमें, चाहे वो आप देखेंगे कि जो गाना सुनाने की बात हो या कुछ और हो, सारी चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं उसे एक आत्मीयता और एक आनंदपूर्ण जो चीज़ें बातें थी वो रही, ठीक है। हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी में वापस जा रही है, और कहाँ पर उसे जो है वो आने का आग्रह करती है, बनौली मेले में, या बनेली ऐसा यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा सा देख लें आपकी कहानी में एग्जैक्ट क्या शब्द हैं, ठीक है। तो ये आग्रह करती है। हीराबाई जो है हीरामन को गर्म चादर खरीदने के लिए रुपए देते हुए कहती है, महुआ गटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हीरामन जो है ये हीराबाई जो है हीरामन को क्या खरीदने के लिए रुपए देती है, चादर खरीदने के लिए रुपए देती है। लेकिन इस अवस्था में आप देखेंगे कि हीरामन जो है बिल्कुल
टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, क्योंकि उस जो एक आनंदपूर्ण या आनंदमयी जो फैंटेसी थी, जो उसकी कल्पना थी, जिसमें वो जी रहा था, वो एकदम से उसका मानो कोई स्वप्न टूट जाता है। और जब वो महुआ गटवारिन का गीत गाता है ना, तो यहाँ पर महुआ गटवारिन वो स्वयं को मान रही है यहाँ पर हीराबाई, ठीक है। और वो कहती है कि उसको सौदागर ने, यानी कि जो कंपनी है, उसने उसे मथुरा मोहन कंपनी ने जो है उसको वापस बुला लिया है, ठीक है। तो वो सौदागर है यहाँ पर महुआ गटवारिन, यहाँ पर स्वयं जो है हीरा बाई है, ठीक है, कि उसको उसने खरीद लिया है ना। तो अब उसे वापस जाना ही पड़ेगा। हीराबाई का गला भर जाता है। गला क्यों भर रहा है? अगर उसकी ओर से प्रेम नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका कोई गला रुंधता नहीं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हीराबाई भी जो है हीरामन को चाहने लगी थी, उसकी भोलेपन को लेकर के, है ना, या उसकी जो इनोसेंस थी, या उसकी जो दूसरी खातिरदारी की चीज़ें थी, या उसकी जो एक निश्चलता थी, निष्कपटता थी, किसी भी प्रकार का कपट भाव उसके लिए नहीं था, ठीक है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा आकर्षित कर गई थी, हीराबाई को भी उसके प्रति, ठीक है। तो इसीलिए उसका भी गला यहाँ पर भर जाता है जब वो उससे बिछड़ रही होती है। हीरामन चुपचाप फाटक से के बाहर खड़ा है। अब उसके लिए सब खाली खाली सा ही है, यानी कि एक दूसरे के लिए देखिए उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमें प्रेम है। यही चीज़ जो है उसने कहा था, कहानी में भी आपने देखी कि छोटी उम्र से लेकर के जब वो युद्ध भूमि तक पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी जिक्र नहीं आता। लेकिन शब्दों से ज़्यादा पावर हमारे भावों में, हमारी जो चेहरे के जो हाव भाव हैं उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और यही बात यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मन ही मन उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर से टूट गया है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पास आज तक बड़े अच्छे से थी, लेकिन आज उससे वो बिछुड़ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब सब उसके लिए खाली खाली सा लग रहा है। ये वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया है। आई होप कि आप सब लोगों ने भी किया हो। इसी क्षण हीरामन तीसरी कसम भी खा लेता है कि वह कंपनी की औरत की लदनी भी अब कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो तीसरी कसम खाता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण तीसरी कसम रही। इसको आप याद रखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मार्मिकता के साथ आप देखेंगे कि इस कहानी का भी एक अंत जो है वो हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर लास्ट में फिर से गुनगुनाता है ये एक गीत जो स्वयं हीरा मन होता है। वो कहता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, और ये गुनगुनाते गुनगुनाते इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इस मूवी को भी देख सकते हैं, जहाँ पर राज कपूर और वाहिदा रहमान ने जिस पर मतलब अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख भी सकते हैं। तो इतनी सी ये कहानी थी। आई होप कि आपको इसकी समीक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप इसका जो फिल्म है इसके ऊपर उसको भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद रह सकें। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो और रही हैं उनको देख लेते हैं। आगे क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा है, भले ही इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ हीराबाई मेले से यूं जल्दबाजी में हीरामन को बिना किसी पूरी स्थिति को समझाए निकल पड़ती है, और महुआ गटवारिन सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छापूर्वक तैयार हो गई। कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हीरामन व पाठकों के हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हीरामन का ही मन द्रवीभूत नहीं हुआ, उसका ही मन नहीं टूटा, उसका ही दिल नहीं टूटा, बल्कि जो पाठक हैं उनको भी ये लगता है कि जो हीराबाई है वो हीरामन को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका भी तो उसके प्रति प्रेम बढ़ गया था, या उसका भी उसके लिए प्रेम था, ठीक है, एक सहानुभूति ही थी, है ना। लेकिन वो नहीं हो पाता, और इसीलिए यहाँ पर कहानी जो अभी तक हमें इतनी ज़्यादा रोमांटिक लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अब एंटी रोमांटिक हो जाती है। और ये बात कही थी डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कहानी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे हमने कथनों में इसको रखा भी है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो एक कहानी हमने इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी अभी तक, लास्ट में कहीं ना कहीं हमें हमारे हृदय विदारक कहानी वो बन जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा दिल जो है टूट जाता है कि ऐसा नहीं होने चाहिए था। यही कहानीकार की एक क्षमता है, देखिए, कि पाठकों को अंत तक जोड़े रखा, और पाठक भी सोचने के लिए मजबूर हुए कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है, इसलिए बोला गया है कि कारण जो भी रहा हो, लेकिन स्वप्न की मनोरम दुनिया से ये अचानक हम जब यथार्थ में पहुंचते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो टूट जाती हैं, यानी कि हृदय द्रवीभूत ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये बात है जो कि महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और लास्ट में कहानी रोमांटिक से एंटी रोमांटिक हो जाती है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, अब आती हैं हम इसके प्रमुख कथनों की तरफ, क्योंकि कथन भी कई बार आपको पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादा कथन इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपने कथनों को ज़रूर देखना है। मैंने यहाँ पर खाली 3 ही कथन रखे हैं। इसके अलावा और भी आपको अगर कहानी को पढ़ते वक्त मिलेंगे तो आप उनको ज़रूर रखें। तो सबसे पहले देखिए, हीरामन का कथन है हीराबाई से। ये कह रहा है कि काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहेब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा। ठीक है, तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन हो सकता है, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हीरामन हीराबाई के साथ ही बातचीत कर रहा है कि इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। यानी कि जब वो नननपुर जा रहा होता है, दूसरे रास्ते से जा रहा होता है, तो पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है ना, देखिए उस वक्त, कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है। लेकिन वो हीराबाई को समझाता है और हीराबाई को भी उस पर पूरा विश्वास हो जाता है कि जो हीरामन है वो अब गलत काम नहीं करेगा। मतलब वो उस पर पूरा विश्वास दिखाती है कि जिस भी रास्ते से ले जाएगा ठीक है। हालांकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि वो उसका ध्यान रखता है, इसलिए वो उस रास्ते से ले जाता है। और वो कहता भी है कि वहाँ पर कोई इस तरीके की बेकार चीज़ें जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यही तभी ये बोला गया है कि इस मुल्क में लोगों की यही आदत बुरी है कि राह चलते से 100 जिरह जो है वो करने लगते हैं। फिर लास्ट में एक और कथन यहाँ पर है, देखिए हीराबाई का कथन हीरामन से है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पंक्ति को आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको, कि किसने ये पंक्ति कही थी, या फिर डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि किस कहानी में ये पंक्ति आई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी ये, महत्वपूर्ण जो उदाहरण रहे हैं। इसके अलावा और भी आपके पास पंक्तियां हो सकती हैं, उन पंक्तियों को भी आप ज़रूर पढ़ें। मेरा काम यहाँ पर इतना बताना था कि पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न भी आपको जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें ग्रामीण अंचल के अगर कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को ज़रूर देखना है, उनके कुछ मीनिंग्स अगर हैं तो वो भी आप देखें। ये कार्य शायद मैंने अब इस क्लास में नहीं किया है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप एक बार देखें। अगर किसी को आपको पता ना चले किसी शब्द का, तो वो आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं कहानी में आए हुए प्रमुख गीतों की तरफ। यहाँ पर कुछ एक गीत लिखे हुए हैं, इन गीतों को आप भी देखिएगा एक बार। सजनवा बैरी हो गए हमारो, सजनवा अरे चिठिया हो तो सब कोई बांचे, चिठिया हो तो हाय करमवा। ठीक है, होए करमवा हीरामन का ये गीत है पहले वाला। अधिकतर गीत इसमें हीरामन के द्वारा ही गाए गए हैं। देखना, बच्चों के द्वारा रटी गई एक पंक्ति भी है यहाँ पर जो बीच में लिखी हुई है, देखिए, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको भी आप याद रखिए। बाकी और जो गीत आगे आए हैं, देखिए यहाँ पर ये महुआ गटवारिन का गीत है। यहाँ पर ये वाला, ए हे सावन बदुआ के उमड़ नदिया गो में ओयो, है ना, ये वाला। ठीक है, हीरामन जो है किसके आग्रह पर? हीराबाई के आग्रह पर इसको सुनाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये इसी में आगे गाता है डायनिया मैया मोरी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। फिर नौटंकी का एक ऐलान गीत भी आता है, तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, इसको भी याद रखना है। लास्ट में जो गुनगुनाता है हीरामन, वो कहता है अजी हाँ मारे गए गुलफाम, यानी कि तीसरी कसम, कि अब मैं तीसरी कसम खाता हूँ, इसके बाद कभी भी कंपनी की औरत की मतलब लदनी नहीं करूँगा। तो ये 3 कस्में हैं। तीसरी कसम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिससे उसने प्रेम किया वही उसे नहीं मिला। तो इसी एक बार फिर से हृदय को द्रवीभूत होने से बचाने के लिए जो है वो इस तरीके की जो कसम है वो खा लेता है, और अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है। तो ये जो आपकी तीसरी कसम कहानी है, आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए इसमें आए हुए प्रमुख गीतों की बात। एंड लास्ट में हम जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कहानी से रिलेटेड, जो आपका प्रश्न बनता है, इसको ज़रूर देखिए। तो इसमें आलोचकों का क्या मानना है इन कहानी को लेकर के, वो देखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर गोपाल राय का कथन है, देखिए। इसने कहा कि तीसरी कसम प्रेम की निष्कपट, रहस्यमयी, जटिल और उदात्त संवेदना की बेजोड़ कहानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निष्कपट प्रेम, रहस्यमयी, जटिल और उदात्त संवेदना की बेजोड़ कहानी कहते हैं इसको गोपाल राय। और इन्होंने आगे कहा कि यह कहानी आंचलिक परिवेश में रचित चित्रात्मक कहानी है, जिसमें प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है।
कौन कह रहा है? गोपाल राय के 2 कथन यहाँ पर रखे गए हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह का वही कथन जो मैंने पीछे आपको बताया, ये कह रहे हैं कि ये कहानी इस कहानी में क्या है कि भोला जो ग्रामीण मूल्य है वो एक झटके से टूट जाता है। रोमांटिक कहानी एंटी रोमांटिक हो जाती है, यानी कि पहले पहल देखिए भोलापन हीरामन का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, भोले मन से जो है वो उसको चाह रहा है, ठीक है, उसके प्रति जो है अपना एक समर्पण भाव जो है दिखाई दे रहा है, हर पल जो है उसका ख्याल रख रहा है, उसके ख्यालों में खुद खो रहा है। अगर कोई उसको कुछ बुरा कह रहा है तो उसके लिए भी उसमें क्या है, उसमें मतलब अस्वीकार्य है वो चीज़ उसको। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि जो ये तीसरी कसम कहानी है कि हम जो है भोलेपन के साथ जो है वो अपने ग्रामीण मूल्यों की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो किस तरीके से स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं दूसरों के लिए, वो एक झटके में ही टूट जाती है ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब हीराबाई जो है वो भले ही कुछ भी कारण रहे हों, जैसे ही वो उसको मना कर देती है तो हम यथार्थ की भावभूमि पर आ जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना? तो इसलिए एंटी रोमांटिक हो जाती है ये कहानी, ये याद रख लेना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है जो कि याद रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है निर्मल वर्मा। ये कहते हैं कि तीसरी कसम निश्चल प्रेम की मोहक कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा कथन है, याद रखें, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए। ठीक है, तो ये हो गया जो आलोचकों के कथन थे इसके बारे में। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इस बारी भी आपने देखा होगा, उसने कहा था कहानी को लेकर के शुक्ल का कथन पूछा गया था, तो यहां से भी आपको कथन जो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं आगे जो कथाकार हैं उसके संबंध में लेखकों ने क्या कहा है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु को लेकर के लोग क्या कहते हैं। लोग का मतलब है विद्वान या लेखक। तो यहां पर सबसे पहले गोपाल राय का ही कथन आया, देखिए कि रेणु की कहानियों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनमें चित्रित प्रेम की संवेदना है। तो प्रेम की संवेदना आपको इसी कहानी में देखने को मिलती है, तो इसी के आधार पर ही आप ये कह सकते हैं कि ये प्रेम की संवेदना की कहानी है। और उल्लेखनीय विशेषता किसने माना? इसको गोपाल राय ने माना है। गोपाल राय एक और बात कहते हैं कि इसके अधिकतर पात्र जो हैं समाज के हास्य पर जीने वाले लोग हैं। तो अब ऐसी बात है, हीरामन हीराबाई ये हास्य पर ही तो जी रहे हैं। ठीक है, अपनी आजीविका को कमाने के लिए जो है एक गाड़ीवान का काम कर रहा है, जो जोखिम भरा कार्य है उसको कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो है हीराबाई है वो नौटंकी कंपनी में काम करने के लिए जो विवश है ताकि उसका जीवन गुजर बसर हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने इसको प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा है, या फिर आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है किसे? जो फणीश्वर नाथ रेणु रहे हैं उनको। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह इसको स्पेसिफिक क्या कहते हैं? प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी किस लेखक को कहा जाता है, या फिर किसने इसको प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीकों से आपको प्रश्न जो है वो ध्यान में रखना है। आगे ये कहते हैं कि ग्रामांचल की तह में घुसकर उसके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसको समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और अद्वितीय कथाकार कौन हैं? ये हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु। डॉक्टर बच्चन सिंह इसको मानते हैं, देखना कि ग्रामांचल की तह में घुसने वाले, तह में घुसने वाला है कि ग्रामीण परिवेश को, वहाँ की आबो हवा को, वहाँ की संस्कृति को बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही मार्मिकता के साथ अगर कोई चित्रित करता है, ठीक है, तो वो कौन है? ये हैं जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु बच्चन सिंह ये मानते हैं। आगे इन्होंने एक और चीज़ कही कि इसकी कहानी, प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है। किसानी लय होने का मतलब ये है कि प्रेमचंद ने जहाँ एक तरफ किसानों को केंद्र में रखकर अपनी कहानियाँ लिखी, या यूं कहें कि कृषि जीवन पर आधारित उन्होंने साहित्य ज़्यादातर लिखा। ठीक है, तो रेणु की कहानियों में क्या है? पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि हैं। यानी कि एक तरफ प्रेमचंद हैं जो किसानों को केंद्र में रख कर लिख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है फणीश्वर नाथ रेणु हैं जो पूर्णिया और मिथिला जो बिहार के क्षेत्र हैं इनको लेकर के स्पेसिफिक लिख रहे हैं, और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, ठीक है, उनको लेकर के लिख रहे हैं। यानी कि ग्रामांचल को केंद्र में रखकर ये लिख रहे हैं। तो एक में आंचलिकता, दूसरे में जो कृषि जीवन है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो दोनों ही जो है वो अपने आप में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इन्होंने बाद में इसको क्या कहा? प्रेमचंद का ही उत्तराधिकारी माना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इन कथनों को भी आप एक बार जरूर याद रखें। आई होप कि आपको ये समीक्षा और ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी, और इनसे आपको बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी। पूरी बातें आपको जो है इस कहानी का मूल पाठ को पढ़ने के पश्चात ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ज़रूर एक बार कहानी को भी पढ़ लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।